हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। तो आज है लैग्रेंजियन डायनामिक्स का लेक्चर नंबर 5। इसके अंदर हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उसके साथ साथ हम आज डिस्कस करेंगे साइक्लिक कोऑर्डिनेट को भी। तो लैग्रेंजियन डायनामिक्स या लैग्रेंजियन फॉर्मुलेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर, और उसके अगले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे हैमिल्टोनियन फॉर्मूला। तो एडवांस जो क्लासिकल मैकेनिक्स का जो पोर्शन तुम्हारा पूछा जाता है एग्जाम के अंदर वो हो जाएगा फिनिश। देन हम फिर मैकेनिक्स से स्टार्ट कर देंगे। तो अगले 6-7 दिन के अंदर मैकेनिक्स जो है वो कंप्लीट हम करेंगे। देन हम उसके बाद स्टार्ट करेंगे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के बाद हम पढ़ेंगे वेव्स एंड ऑसिलेशन, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जो क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन दिया गया है, उसमें बोला गया है इफ द जनरलाइज कोऑर्डिनेट इज एंगल थीटा। यदि जनरलाइज कोऑर्डिनेट थीटा एंगल है तो करस्पॉन्डिंग जनरलाइज फोर्स हैज द, देखो अगर जनरलाइज कोऑर्डिनेट जो है वो आपको एंगुलर मोशन के फॉर्म में दिया हुआ है। एंगल थीटा का मतलब है कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट जो है वो किस फॉर्म में, एंगुलर मोशन में। मैंने आपको ये बताया था जब एंगुलर मोशन हो तो उस केस में जनरलाइज जो फोर्स होता है वो कौन होता है, टॉर्क। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, टॉर्क। अगर यहाँ पर ये होता कि जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है वो लीनियर कोऑर्डिनेट है, यानी कि एक्स वाई जेड के फॉर्म में है, तो उस केस में जनरलाइज फोर्स जो होता वो क्या बनता, लीनियर फोर्स बनता। हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा टॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है इफ द जनरलाइज कोऑर्डिनेट हैज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। यानी कि अगर लीनियर कोई आपको ट्रांसलेशन मोशन की बात की गई है, उसमें जनरलाइज कोऑर्डिनेट की जो डायमेंशन है वो वेलोसिटी की है। तो जनरलाइज वेलोसिटी फिर किसकी डायमेंशन देगा, वो एक्सेलरेशन की देगा, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा सी। क्योंकि जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है हम उसको लिखते हैं क्यू से, और जो जनरलाइज वेलोसिटी है उसको हम लिखते हैं क्यू डॉट से। तो अगर ये वेलोसिटी है, अगर ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में वो क्या बनेगा, वो बनेगा एक्सेलरेशन। दैट मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास क्या करेक्ट आंसर आ जाएगा, एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, मैंने आपको कहा भी था ये याद करना है, इसका सॉल्यूशन बहुत बड़ा है। तो सॉल्यूशन करा पाना पॉसिबल नहीं है। इसका आंसर मैंने आपको बताया था कि L इक्वल्स टू क्या आएगा, टी माइनस क्यू फाई। फाई मतलब स्केलर पोटेंशियल, प्लस क्यू वी, वी का मतलब है वेलोसिटी और ए का मतलब है वेक्टर पोटेंशियल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ये। तो जहां पर फाई जो है वो फाई है स्केलर पोटेंशियल, स्केलर पोटेंशियल, और जो ए है वो ए क्या है, वेक्टर पोटेंशियल। ए क्या हो जाता है, ए हो जाता है वेक्टर पोटेंशियल। करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स इनसाइड ए बाउल, द सरफेस ऑफ द बाउल इज गिवन बाय इक्वेशन। बाउल है कोई, ऐसा कोई बाउल है, और इसके अंदर पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है। लेट सपोज पार्टिकल यहाँ पर है किसी टाइम पर, और उसकी जो इक्वेशन है, सरफेस की जो इक्वेशन है वो z से दी गई है। तो सरफेस की इक्वेशन z से गिवन है, तो z इक्वल्स टू हाफ ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर कहीं पर पार्टिकल है, तो अगर मैं इसको सेंटर मानूं तो ये रेडियस हो गई इसकी। तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट के फॉर्म में मैं रेडियस को लिख सकता हूँ, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं जेड इक्वल्स टू हाफ ए और आर स्क्वायर। जेड डॉट की वैल्यू निकालो। जेड डॉट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2/2 ए आर, और क्या बन जाएगा, आर डॉट। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जेड डॉट की वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी ए आर आर डॉट। ये किसकी वैल्यू बन गई, जेड डॉट की। अब उसके बाद हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर और प्लस जेड डॉट स्क्वायर। ठीक है। अब x, ये जो कोऑर्डिनेट है ये कौन से कोऑर्डिनेट हो गए, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में काम चल रहा है। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में x को मैंने लिख दिया r से, y को जो है वो लिख दूंगा r फाई से। फाई मतलब वो एंगल जिस पर वो घूमेगा, और z क्या रहेगा, z ही रहेगा। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, हाफ एक्स डॉट की जगह क्या आ जाएगा, आर डॉट स्क्वायर, वाई डॉट की जगह क्या आ जाएगा, आर डॉट स्क्वायर और फाई डॉट स्क्वायर, और जेड डॉट का जेड डॉट स्क्वायर। जेड डॉट की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वो कितनी है, ए आर आर डॉट। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करें तो काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगी, हाफ एम आर डॉट स्क्वायर, ये बनेगा आर डॉट स्क्वायर फाई डॉट स्क्वायर, और फिर ये बनेगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर और आर डॉट स्क्वायर। ठीक है। तो ये तो किसकी वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हो गई काइनेटिक एनर्जी। फिर हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, यानी कि वी।
और v mgz होगा खाली, तो वो क्या लिखा जाएगा mgz, 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 z की वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी, तो उसको भी r के फॉर्म में लिख दें, तो 1/2 mg, और ये कितना हो जाएगा ar स्क्वायर। हमें तो लैग्रेंजियन बताना है, तो इसकी लैग्रेंजियन की इक्वेशन क्या होगी, t माइनस वी, टी मतलब काइनेटिक एनर्जी। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉमन क्या दिख रहा है, हाफ, और फिर ये क्या बनेगा, अंदर से यहाँ से कॉमन आ रहा है आर डॉट स्क्वायर, और ये आर डॉट स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो ये बनेगा 1 प्लस ए आर स्क्वायर, ए स्क्वायर आर डॉट स्क्वायर, और ये बनेगा आर स्क्वायर और 5 डॉट स्क्वायर, आर डॉट स्क्वायर और 5 डॉट स्क्वायर, नहीं आर बनेगा ना खाली 5 डॉट, आर डॉट स्क्वायर और 5 डॉट स्क्वायर, और ये बनेगा माइनस जी ए और आर स्क्वायर, यानी कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है, एक हमें स्प्रिंग सिस्टम दिया गया है, इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू लिखी, 3 स्प्रिंग का सिस्टम है, तो मान लेते हैं कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो x1 है, इसका डिस्प्लेसमेंट x2 है, और इसका डिस्प्लेसमेंट x3 है। इसका नेट डिस्प्लेसमेंट जो होगा इस वाली स्प्रिंग का, वो होगा x2 माइनस x1, यहाँ से यहाँ जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा x3 माइनस x, तो यहाँ के लिए अगर पोटेंशियल एनर्जी को मैं लिखूं 1 से, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये क्या हो जाएगी 2। अगर मैं लिखूं PE1, तो PE1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ ये वाला के एक्स स्क्वायर, हाफ के, तो x जो है वो कितना हो जाएगा x2 माइनस x3 माइनस x, तो हाफ के, और ये हो जाएगा x3 माइनस x2 स्क्वायर। सिमिलरली PE2, तो ये कितना हो जाएगा हाफ के, और ये हो जाएगा कितना x2 माइनस x1 स्क्वायर, तो यहाँ से हमारे पास बन गया PE1 प्लस PE2, ये क्या बना, ये 1/2 के कॉमन आ गया, तो यहाँ से बना x3 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, और ये बन गया -2x3 x2, और इसी तरह से ये बनेगा x2 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर -2x1 x2, ये बन गया, तो कॉमन कितना निकल गया हाफ के, और ये कितना बन गया x3 स्क्वायर प्लस 2x2 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर, x3 स्क्वायर प्लस 2x2 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर, और आपने कॉमन निकाल लिया यहाँ से -2x2 कॉमन निकाल लिया, तो ये बन गया x1 प्लस x3, और ये आ गया हमारे पास, ये किसकी वैल्यू आ गई, पोटेंशियल एनर्जी की नेट वैल्यू, ये आ गई नेट वैल्यू किसकी, पोटेंशियल एनर्जी। तो करेक्ट आंसर हमारे पास कितना हो गया इसका, डी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, पार्टिकल इज कंस्ट्रेंट टू मूव अलोंग द इनर सरफेस ऑफ फिक्स हेमिस्फेरिकल बॉल, एक हेमिस्फेरिकल बॉल है और उसके अंदर पार्टिकल फिक्स सरफेस पर है, यहाँ पर है, तो इसकी जो रेडियस है वो फिक्स हो गई, इसके 3 कोऑर्डिनेट है, एक है r, एक है फाई, और एक है थीटा या z, है ना, तो ये फिक्स हो गया, r जो है वो फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया, तो इसके जनरलाइज जो कोऑर्डिनेट है वो कितने बच गए, 2 बच गए, यानी कि थीटा और फाई, तो इसकी जो मोशन है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास 2 चीजें हैं, थीटा और फाई, और जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है वो होलोनोमिक के केस में कितने होते हैं, वही डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, तो यहाँ पर इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगे, 2 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, दिस क्वेश्चन सेज दैट अ पार्टिकल ऑफ मास m इज कंस्ट्रेंट टू मूव इन अ वर्टिकल प्लेन along a trajectory given by, वर्टिकल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है, और ट्रेजेक्ट्री की जो इक्वेशन दी है वो इस तरह से कुछ दिया हुआ है, यहाँ पर पार्टिकल है, x की जो वैल्यू है वो लिखिए a cos थीटा, और y की जो वैल्यू है वो लिखिए a sin थीटा, मतलब a तो है रेडियस हो गई, ये एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया, ठीक है, ये एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। लैग्रेंजियन जो है वो क्या होता है, वो होता है t माइनस वी, टी का मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, जो कितनी होती है हाफ m x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर, x डॉट की वैल्यू आपको चाहिएगी, तो x डॉट किसके इक्वल हो जाएगा, -a cos थीटा का क्या बनेगा, sin थीटा, और थीटा डॉट, इसी तरह से y डॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, a cos थीटा और थीटा, ये वैल्यू बन जाएगी, तो यहाँ से ये वैल्यूज हम सब्सटीट्यूट करेंगे, तो t की वैल्यू बना लो पहले, हाफ m x डॉट स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा a स्क्वायर,
और फिर बनेगा साइन स्क्वायर थीटा और थीटा डॉट स्क्वायर प्लस यहाँ से बनेगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और थीटा डॉट स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गया हाफ एम। कॉमन कितना निकल गया इसमें से, ए स्क्वायर और थीटा डॉट स्क्वायर, और यहाँ ब्रैकेट में रह गया, ये रह गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 1, तो ये वैल्यू हो जाएगी कितनी, हाफ एम ए स्क्वायर और थीटा डॉट स्क्वायर। तो ये तो टी यानी कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू। इसी तरह से हम निकाल लेंगे वी, वी मतलब पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इस केस में कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हाफ एम एम जी ए, वाई में चलेंगे ना, तो ये बन जाएगी कितनी, एम जी वाई, ये बनेगी एम जी और वाई, एम जी और वाई कितना हो जाएगा, ए साइन थीटा। तो अब ये वैल्यूज हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे, तो यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो टी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, हाफ एम ए स्क्वायर और थीटा डॉट स्क्वायर, और वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस एम जी ए और साइन थीटा, एम जी ए साइन थीटा। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका ए आंसर आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास बी आएगा, क्योंकि वाई हमें ये दे रहा है, यहाँ से थीटा एंगल यहाँ से कंस्ट्रक्ट हो रहा है। अगर थीटा एंगल यहाँ से कंस्ट्रक्ट होता तो उस केस में फिर कॉस थीटा। थीटा एंगल जो कंस्ट्रक्ट हो रहा है वो हो रहा है कहाँ से, यहाँ से। अगर थीटा एंगल कंस्ट्रक्ट होता है यहाँ से, तो फिर इस केस में कॉस थीटा आंसर आता है। ठीक है, तो अभी थीटा एंगल कंस्ट्रक्ट हो रहा है यहाँ से, तो आंसर आएगा माइनस एम जी ए साइन थीटा, सेकेंड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि या तो इस तरह से आपको एक बोल देंगे कि पुली पर से दो मास पास हो रहे हैं और एक दूसरे के कंपैरिजन में ज्यादा है तो उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो, या आपको ऐसा बोलेंगे कि एटवुड मशीन, इस तरह का जो मशीन होती है जिसमें एक पुली के ऊपर से दो मास एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड और पास हो रहे होते हैं, तो उसको बोला जाता है एटवुड मशीन। तो इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन आपको लिखनी होती है, तो उसका आंसर आता है ये आंसर बनती है इक्वेशन ऑफ मोशन। ये आप वैसे भी निकाल सकते हैं, जो आप सिंपल न्यूटन्स लॉ ऑफ इक्वेशन से निकालते हैं। एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछी गई है, एक्सेलरेशन होता क्या है, अनबैलेंस फोर्स, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं लिखना चाहें तो, अनबैलेंस फोर्स अपॉन टोटल मास। ये डायरेक्ट भी आप वैल्यू लिख सकते हैं, इतना लंबा झमेला करने की जरूरत है नहीं, टोटल। तो तब भी आंसर यही आएगा, कितना आएगा, m1 माइनस m2 g और अपॉन m1 प्लस। डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, इसमें ऐसा कोई झमेला करने की जरूरत नहीं है। फिर मैं बता देता हूँ करना क्या है। आपको एक रेफरेंस लेना होता है, अंग्रेजन इक्वेशन बनानी है तो उसके लिए एक रेफरेंस लेना होता है, तो मैंने ये ले लिया रेफरेंस, और रेफरेंस से फिर आपने डिस्टेंस ले ली, m1 की कितनी हो गई x1 और m2 की कितनी हो गई x2। लैग्रेंजन जो होता है वो किसके बराबर होता है, टी माइनस बी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी में से आप माइनस कर रहे हो पोटेंशियल एनर्जी को, तो काइनेटिक एनर्जी आप पहले इस पार्टिकल की लिख लोगे, इस ब्लॉक की, और फिर इस ब्लॉक। m1 ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो होगी हाफ m1 x1 डॉट स्क्वायर, और m2 ब्लॉक की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी हाफ m2 x2 डॉट स्क्वायर। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे, तो पोटेंशियल एनर्जी ऊपर से नीचे आ रहे हो तो माइनस लिखोगे, तो इस वाले ब्लॉक की होगी माइनस m1 g1 m1 जी x1, और दूसरे वाले ब्लॉक की होगी माइनस m2 जी x2। तो यहाँ से आप L की वैल्यू लिख लोगे जो हो जाएगी T माइनस, फिर आपको कंस्ट्रेंट की इक्वेशन लिख। कंस्ट्रेंट इसमें क्या होगा, जो लेंथ ऑफ रोप है, ये जो आपको रोप दिख रही है इसकी लेंथ फिक्स रहे, यानी कि x1, फिर ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, पाई r। यदि हम मान लें कि इसकी रेडियस r है, तो हाफ जो ऊपर वाला दिख रहा है सर्किल आपको, उसकी सरकमफ्रेंस कितनी हो जाएगी, पाई r, और जो ये लेंथ दिख रही है आपको वो कितनी हो जाएगी, x2। दैट मीन्स कि x1 प्लस x2 प्लस पाई r इक्वल्स टू कंस्टेंट, और कंस्टेंट जो है या कांस्टेंट है वो किसके बराबर है, लेंथ। तो यहाँ से आप x2 की वैल्यू लिख सकते हो, x2 किसके बराबर हो जाएगा, l माइनस पाई r माइनस x। फिर उसके बाद जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ये बनेगा x2 डॉट इक्वल्स टू माइनस x1 डॉट, x2 डॉट इक्वल्स टू माइनस x1 डॉट को आप रिप्लेस कर दोगे। यहाँ पे जो इक्वेशन आपने ये लिखी है, इसमें x2 डॉट की जगह आप क्या लिख दोगे, x1 डॉट लिख दोगे, माइनस का तो प्लस हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर में, तो आपके पास ये इक्वेशन बनेगी। फिर ये इक्वेशन को आपको कहाँ पे रखना है, जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, डी अपॉन डी टी डेल एल अपॉन डेल x1 डॉट
माइनस डेल एल अपॉन डेल x1, क्योंकि x1 के रेस्पेक्ट में काम कर रहे हैं इसलिए x1 के लिए। अगर आप चाहो तो x2 के रेस्पेक्ट में भी लिख सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको डेल एल अपॉन डेल x1 डॉट की वैल्यू निकालनी है, जो कि आ गई है। इसी तरह से आपको वैल्यू निकालनी है डेल एल अपॉन डेल x1 की, तो ये वैल्यू आ जाए। फिर इस इक्वेशन के अंदर हम ये वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर जो आएगा वो ये आएगा। मैं आपको बता चुका हूँ कि आप डायरेक्ट भी आप इसको निकाल सकते हो, अनबैलेंस फोर्स अपॉन टोटल मास से। ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि आपको उसी से निकाल के करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आंसर आना चाहिए। फिर हम बात कर लेते हैं साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स। साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? मिसिंग जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स। लैग्रेंजियन जो इक्वेशन होती है, इक्वेशन बनती है, उसमें जो भी जनरलाइज कोऑर्डिनेट मिसिंग होता है उसको हम साइक्लिक कोऑर्डिनेट कहते हैं। अब मैंने आपको ये बताया हुआ है कि जो लैग्रेंजियन है वो फंक्शन होता है किसका? क्यू का, क्यू डॉट का और टी का। तो इसमें से जो मिस होगा, है ना, वो साइक्लिक कोऑर्डिनेट कहलाएगा। देखिए, अगर क्यू मिस है तो क्यू साइक्लिक कोऑर्डिनेट कहलाएगा, क्यू डॉट मिस है तो वो साइक्लिक कोऑर्डिनेट कहलाएगा, टी मिस है तो वो साइक्लिक कोऑर्डिनेट कहलाएगा। इसके 3 केस बनाए जा सकते हैं। तो पहला केस हमने बना लिया कि यदि क्यू इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट, मतलब क्यू गायब है इक्वेशन में से, तो जो लैग्रेंजियन है वो केवल 2 चीजों पर डिपेंड करेगा, यानी कि एक क्यू डॉट पर और एक टी पर। तो क्यू मिसिंग है तो डेल एल अपॉन डेल क्यू वाला जो पार्ट है, जो इक्वेशन ऑफ मोशन का डेल एल अपॉन डेल क्यू वाला पार्ट, जो पीछे वाला पार्ट है, वो जीरो हो जाएगा। वो जीरो हो जाएगा तो उसके बाद जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या बचेगी? डी अपॉन डी टी डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट। अब ये पीछे वाला पार्ट जीरो हो गया, तो उसको किसके बराबर कर दिया? जीरो। तो केवल ये पार्ट रह गया। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये किसके बराबर आ गई? जीरो। और ये मैंने आपको बताया था डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट क्या होता है? ये होता है मोमेंटम, जनरलाइज मोमेंटम। तो अगर क्यू जनरलाइज कोऑर्डिनेट है तो उस केस में जो जनरलाइज मोमेंटम है वो कांस्टेंट हो जाता है। जनरलाइज मोमेंटम इज द कांस्टेंट ऑफ मोशन। जनरलाइज मोमेंटम को हम कांस्टेंट ऑफ मोशन कहते हैं। तो यदि ये जो डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट है ये ट्रांसलेशन मोशन है, तो ट्रांसलेशन मोशन के लिए जो मोशन ऑफ कांस्टेंट है वो हो जाएगा लीनियर मोमेंटम। और अगर ये रोटेशनल के लिए है, यानी कि एल जो है, एल किसके बराबर होता है? काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर ये रोटेशनल को शो कर रहा है तो ये बन जाएगा क्या? एंगुलर। ठीक है। तो अगर ये लीनियर के लिए यानी कि फ्री पार्टिकल है और वो एक्स वाई जनरलाइज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम चल रहा है तो वहां पर आ जाएगा लीनियर मोमेंटम। और अगर ये चल रहा है कौन सा? रोटेशनल, तो उसके केस में ये कांस्टेंट क्या बन जाएगा? एंगुलर। और दूसरा इसमें साइक्लिक कोऑर्डिनेट हम क्या बना सकते हैं? क्यू डॉट। मतलब अब जो लैग्रेंजियन है वो फंक्शन होगा क्यू का और टी का। तो उस केस में डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट जो है वो जीरो हो जाएगा। तो जो कांस्टेंट ऑफ मोशन है, जो क्वांटिटी कंजर्व हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? डेल एल अपॉन डेल क्यू इक्वल्स टू जीरो। ये कंजर्व हो जाएगी। इसी तरह से यदि हम टाइम को साइक्लिक कोऑर्डिनेट बनाते हैं तो जो फंक्शन है लैग्रेंजियन वो किसका फंक्शन हो जाएगा? क्यू का और क्यू डॉट का। फिर इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो यहाँ पर हमें एक इक्वेशन मिलती है। इस इक्वेशन को हम कहते हैं हैमिल्टोनियन फॉर्मुलेशन। ये है हैमिल्टोनियन फॉर्मुलेशन। हैमिल्टोनियन फॉर्मुलेशन, जिसमें हैमिल्टोनियन फॉर्मुलेशन इक्वेशन, जिसको हम कल की क्लास में पढ़ने। यहाँ पर एल जो है ये एल कहलाता है लैग्रेंजियन। लैग्रेंजियन। ये जो एच है ये कहलाता है हैमिल्टोनियन। हैमिल्टोनियन, है ना। तो ये इक्वेशन ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया है। फिर उसके बाद एक रिजिड बॉडी है जो एक फ्री स्पेस के अंदर मूव कर रही है, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 6 होती है। मैं आपको ऑलरेडी ये बता चुका हूँ। कंस्ट्रेंट इन रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी के अंदर जो कंस्ट्रेंट होते हैं वो क्या होता है? वो होलोनोमिक और क्या होता है? वो स्क्लेरोनोमिक। होलोनोमिक और स्क्लेरोनोमिक। ठीक है। स्क्लेरोनोमिक जो टाइम पर डिपेंड नहीं करते, रियोनोमिक जो टाइम पर डिपेंड। कंस्ट्रेंट ऑन अ बीड ऑन यूनिफॉर्मली रोटेटिंग वायर इन अ फ्री स्पेसेस। यूनिफॉर्मली रोटेटिंग वायर इन अ फ्री स्पेसेस, तो उसके केस में जो कंस्ट्रेंट होता है वो होता है रियोनॉम्स ना। कौन सा होता है? रियोनॉम्स। तो ये हो गया हमारा लैग्रेंजियन डायनामिक्स कंप्लीट। सारे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपको करा दिए। क्वेश्चन घूम फिर के इसी में से आएंगे जो मैंने आपको कराए हैं। तो ये क्वेश्चंस एक बार देख लेना। इसके अलावा पीवाईक्यूज मैंने परसों भी कराए थे, कल मैंने नहीं कराए, तो आज मैं पीवाईक्यूज भी उसके आपको अपलोड करूंगा। तो वो पीवाईक्यूज भी आप कर लें। तो कल का जो लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे हैमिल्टोनियन फॉर्मुलेशन। देन हमें पढ़ना है उस पहले हम पढ़ेंगे सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स के बाद हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास एंड कॉलिजन। फिर हम पढ़ेंगे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसकी बात करेंगे। देन हम लास्ट में जो है वो बात करेंगे, ये जो तुम्हारा बनता है क्या बोलते हैं इसको, जो ये वाला चैप्टर बनता है ना, जो
रोटेशनल इनर्शियल फोर्स और जो इनर्शिया एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स वाला चैप्टर है, रोटेशनल फ्रेम्स वाला चैप्टर है, वो हम डिस्कस करेंगे। उसमें किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, वैसे ज्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं वो या तो यहाँ से बनेंगे या फिर यहाँ बनेंगे रोटेशनल डायनामिक्स से। इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन थैंक यू।